लेकर लगातार घमासान चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपको बताएंगे किस तरह ये आवाज बुलंद हो रही है और किस तरह भाजपा के लाए जा रहे बिल पर क्यों नहीं है खामोश विपक्ष। इंडिया गठबंधन की लगातार आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ साथ आज जो दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं सांसद और पूरे भारत से वहां पर आए सभी चेयरमैन साथी वक्फ के, आज आपको बताएंगे क्या है पूरी सूरत हालात। जिस तरह वक्फ पर आए दिन कोई ना कोई मुद्दा नजर आता है और उस मुद्दे पर सबसे खास रहता है एक ही मामला कि इस बिल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, शाहलट में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय सम्मेलन वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आयोजित भारतीय मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR नई दिल्ली, यानी कि आज दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन वक्फ को लेकर, वक्फ में जो संशोधन हो रहा है उसको लेकर पुरजोर विरोध देखने को मिला। सांसद पहुंचे हैं हिस्सा लेने के लिए, पूर्व राज्यसभा सांसद अदीब हैं और सांसद संजय सिंह हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, और सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, बड़ा चेहरा है। पूर्व में 18 कैबिनेट मंत्रालय पर आप ने उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला था, लेकिन अब आप कांग्रेस में रहकर अपनी जो इंडिया गठबंधन की आवाज है उसको बुलंद कर रहे हैं। तो आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से आज ये वक्फ अमेंडमेंट पर लाए जा रहे बिल के विरोध में जो मुस्लिम के साथ साथ सर समाज के लोग, वो सिख समाज के लोग हो या और लोग हो, जितने भी थे वहां पर सबने विरोध जताया है कि ये बिल बिल्कुल सही नहीं है और इस बिल को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। संजय सिंह सांसद कह रहे हैं कि भाजपा वक्फ पर छेड़खानी जो करने की कोशिश कर रही है वो सिर्फ एक तबके को टारगेट करने का इरादा और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से भाजपा विचलित है और भाजपा पर ये तरह तरह के आरोप विपक्ष से मढ़ रहा है, और मढ़े क्यों ना, क्योंकि आपको पता है कि 2024 का चुनाव होते ही एक नए बिल लाने की शुरुआत संसद में देखने को मिली, जबकि इस बिल का कोई राइट्स नहीं बैठता, क्योंकि वक्फ की संपत्ति मेरी निजी संपत्ति है। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पुरखों ने उसको वक्फ किया है, वक्फ राह लिल्लाह में किया है, और जब वक्फ अल्लाह के नाम हो जाती है तो वे इसलिए कि उस वक्फ की संपत्ति से हम यतीमों और मिस्किनों और बेसहाराओं का सहारा बने और उन तक ये जो रकूमात है वक्फ की संपत्ति से इकट्ठा होने वाली, उससे कहीं ना कहीं उन जो इसके मुस्तहिक उन तक मदद पहुंचे। लेकिन यहाँ कुछ और उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में सरकार करना चाहती है, देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार एक चीज दोहराई जा रही है कि वक्फ पर इतनी संपत्ति है। भाई, वक्फ पर संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति किसी की जागीर नहीं, ये अल्लाह नाम की वक्फ की हुई वे संपत्ति है जो लोगों ने अपने दिल से अपने हिस्से निकालकर वक्फ की है। लेकिन आज हम उसको तरह तरह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुदा जुदा तरीके से देख रहे हैं और जुदा जुदा तरीके से बयानात सामने आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि वक्फ पर जिस तरीके से संसद के अंदर हंगामा हुआ और इंडिया गठबंधन ने पुरजोर विरोध किया, वहीं फिर उसके बाद में कमेटी बनाई गई वक्फ पर संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए। लेकिन आज का जो ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन में सांसद और पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये बिल कतन बर्दाश्त नहीं होगा और वक्फ में कोई भी इस तरह की छेड़छाड़ मुसलमान को कबूल नहीं होगी। वहीं सांसद राज्यसभा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक तरफ वक्फ की संपत्ति पर तो आंकड़े लगा रहे हैं, लेकिन जो ये मेहरबानी अपने जो निजी इनके दोस्त हैं उन पर कर रहे हैं, देश की बड़ी मोटी रकम और कर्जा माफ दोस्तों का हो रहा है। तो आज जो है इस सम्मेलन में सांसद आम आदमी पार्टी
संजय सिंह ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। सुनवाएंगे आपको कि संजय सिंह क्या कह रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नसीबुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान वक्फ पर आया है आज सामने। नसीबुद्दीन सिद्दीकी क्योंकि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के बड़ा चेहरा है और मुस्लिम चेहरों में एक अपना मकाम है नसीबुद्दीन सिद्दीकी का, क्योंकि नसीबुद्दीन सिद्दीकी लगातार, हमने इंटरव्यू किया था दिल्ली में, आपने देखा हो कि इंटरव्यू के दौरान भी नसीबुद्दीन सिद्दीकी ने पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि सड़कों पर अगर आना पड़ा तो आएंगे, लेकिन कौम मिल्लत के प्रॉपर्टी के साथ में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नसीबुद्दीन सिद्दीकी लगातार इसी बात को कह रहे हैं और राहुल गांधी जी से और अभी सभी आला नेताओं से भी मुलाकात कर 15 अगस्त पर नसीबुद्दीन सिद्दीकी ने चर्चा की थी, क्योंकि वक्फ का जो ये अमेंडमेंट बिल है इस पर कहीं ना कहीं ये चेहरे बिल्कुल इस उसमें जद्दोजहद में लगे हुए कि इस बिल को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वक्फ की एक कमेटी बनाई गई, उसमें सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी के सांसद और मतलब असदुद्दीन ओवैसी, 5 चेहरे ऐसे नाम लिए जो मुस्लिम चेहरे हैं, उनको इस कमेटी में रखा गया है कि संशोधन में क्या संशोधन होना चाहिए क्या नहीं उस चीज के लिए। लेकिन आज समाजवादी के सांसद ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर हमको सड़कों पर उतरकर किसी भी सूरत हाल से गुजरना हुआ तो हम गुजरेंगे। कह रहे हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि वक्फ के संशोधन में समाजवादी की तरफ से आपको पूरी छूट है कि आप बिल्कुल जो भी बात रखनी है, लेकिन मुसलमानों के इस बिल अमेंडमेंट को लाने के लिए जो एक भाजपा की साजिश है उसको बिल्कुल आगे तक नहीं फॉरवर्ड होने देंगे, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में जो भाजपा का चुनाव हुआ है और इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं देश की जनता ने कबूल किया है और अब की बार भाजपा को कहीं ना कहीं नकारा है। सरकार तो बन गई लेकिन सरकार बैसाखी पर चल रही है, वे सरकार नहीं जो 400 पार का नारा था, तो कहीं ना कहीं विचलित है। भाजपा की रणनीति जो है वे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि एक टारगेट किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष तो पूरा हल्ला गुल्ला कर रहा है, लेकिन सरकार है कि मानने को राजी नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है इसकी जो दस्तक है वे कहां तक पहुंचती है। और उसके बाद पूर्व मंत्री नसीबुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई भी वक्फ में इस तरह के लाए जा रहे बिल पर महिलाओं की बात भाजपा कर रही है तो महिलाओं के सम्मान कहां मिला है, महिलाओं को सम्मान कब दे रही है भाजपा सरकार। महिलाएं जब से 3 तलाक का बिल पास हुआ है, महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर अत्याचार और ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये सरकार के फैसले हैं। आगे नसीबुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि जो ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जो ये प्रॉपर्टी वक्फ करने का एक चलन शुरू हुआ है ये प्यारे नबी से, क्योंकि 600 जो खजूर के पेड़ थे उनको वक्फ किया गया था और उस वक्फ की जो एक तरस चलती आ रही है वही आज तक जो कि तू बरकरार है। आपको बता दें कि पूर्व में देखा गया है कि जिस तरह के बयान, यहां तक कि आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय सम्मेलन में अदीब पूर्व सांसद बड़ा चेहरा है, अदीब साहब कह रहे हैं कि ये जो संशोधन है ये मुस्लिम हितैषी नहीं बल्कि खुला मुसलमानों के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ऐसे खिलवाड़ को हम बिल्कुल अब चुप नहीं बैठेंगे। बहुत हुआ, आगे इस तरह की जो रणनीति है भाजपा की उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे और आखिर देखते हैं कि कब तक और कहां तक भाजपा सरकार जुल्म और ज्यादती करती है। खुले शब्दों में कहा जा रहा है। यहाँ के सांसद संजय सिंह ने तो बहुत कुछ कहा और वहीं जो बर्क है सांसद, आपको बता दें समाजवादी का बड़ा चेहरा है, संसद में उन्होंने अपने बड़ी बुलंद आवाज करते हुए कहा था कि हमें बिल्कुल कतन बर्दाश्त नहीं है। वही आज उसी आवाज को बुलंद करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन में भी ये बात कही है, क्योंकि आज भारत के कोने कोने से इस सम्मेलन में वक्फ के जिम्मेदार पहुंचे और उसमें अभी जो है सम्मेलन चल रहा है। लास्ट तक शाम तक देखा जाए कि क्या डिसीजन आए, लेकिन उससे पहले शाह अलर्ट पर हम आपके पास ये एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या चल रहा है दिल्ली में और किस तरीके की इस सम्मेलन में आज चर्चा हो रही है।
वक्फ को लेकर सांसद बोले नहीं होगा बर्दाश्त। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तीखे तेवर दिखा दिया। आज वो कह रहे हैं कि ये चुप रहने का मैटर नहीं है, इसमें चुप नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये हमारी जो निजी प्रॉपर्टी है उन पर इंटरफेयर जो है, क्योंकि वक्फ की हुई हमने निजी, हमारे बड़ों ने एक अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, किसी सरकार की प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं किया। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कड़े तेवर कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, और यहां तक कि उन्होंने यहां तक कह डाला, आपको वे भी सुनवाएंगे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और क्या बोल गए। आगे आपको सुनाते हैं संजय सिंह सांसद की भी बयानी। और आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जो संजय सिंह ने अपने कड़े तेवर दिखाए हैं, कहीं ना कहीं बड़ा हमला बोल दिया भाजपा के ऊपर। भाजपा पर जो निशाना साधा है उससे कहीं ना कहीं आज इस सम्मेलन की गूंज लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाली है, कहीं ना कहीं दिखाई देगी, क्योंकि सड़कों पर उतरने की बात कह दी है कि अगर इस तरह की बात है। वहीं समाजवादी नेता अखिलेश यादव का नाम सांसद लेते हुए एक सांसद कह रहे हैं कि समाजवादी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई भी सूरत हाल हो, लेकिन वक्फ पर इस तरह की तरमीम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वक्फ पर आखिर ये जो घमासान है, एक पर्सनल मुस्लिमों का अपना मैटर है। अगर सरकार को रहनुमाई करनी थी, जो अवैध तरीके से वक्फ की संपत्तियों पर काबिज हैं, उन पर चलने चाहिए सरकार की चाबुक। जब ये मुस्लिम हितैषी फैसले होंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। सुनवाएंगे आपको सभी बातें कि आखिर आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या कुछ हुआ। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से एक खास रिपोर्ट। ईदगाहों का, उनके साथ लगी जमीनों का मुतवल्ली एक भी मुसलमान नहीं। जो प्रधान जीत के आता है वही मुतवल्ली बन जाता है। मैं तो जब से हो संभाला तब से मैं जो हूं, फिर मैं ये देख रहा हूं। और है क्या साहब, मैं हुकूमत की बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन है क्या कि कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी 3 तलाक, कभी लव जिहाद, और अगर इनसे नहीं हो पाया तो दूसरे बहाने से हमारे भाई संजय सिंह साहब को डर की सत्ता कायम करने के लिए इनको जेल भेज दिया। ये कुछ नहीं है, मैं जानता हूं, आपसे मेरी मुलाकात तो नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ जानता हूं। सुल्तानपुर की, मैं सुल्तानपुर में आपका गांव भी जानता हूं, क्योंकि यूपी का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जहां का कि मैं ये ना जानता हूं कि किस विधानसभा में किस बिरादरी का कितना वोट है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, क्योंकि मैं जहां पैदा हुआ हूं उसके 1 किलोमीटर बाद एमपी है। तो मैं आपके गांव को भी जानता हूं। अंबेडकर नगर आपसे लगा हुआ, वो जिला हमने बनाया था, और महारुआ से शुरू हो जाता है वो। तो मैं वहां 11 बरस रहा हूं, वो एक गांव से मैं वाकिफ हूं। देखिए साहब, कुछ नहीं, आप खिलाफ सही बात बोलते क्यों हैं? आप सही बात बोलते क्यों हैं? अगर सही बात बोलेंगे तो यही होगा, डर की सत्ता कायम की जाएगी, जो आपके साथ होता है। और मुझे खुशी है कि आप इनके सामने झुके नहीं। मेरे दोस्तों, माफ कीजिएगा, कोई भी ऐसा महापुरुष, कोई भी ऐसा वली अल्लाह, कोई भी ऐसा नबी ढूंढ लाइए जिसके सामने दिक्कत ना आई हो। और जहां तक संजय सिंह जी की बात कह दूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि कहां मिली? कोई बता सकता है? आप भी नहीं बता पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मेरे जिले में मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली है, क्योंकि 14 बरस वनवास वो मेरे जिले में रहे हैं, चित्रकूट में रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि कब मिली? पहले तो अयोध्या नरेश थे, दशरथ पुत्र थे। जब 14 बरस वनवास काटा, तब उनको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली। हमारे पैगंबरों की कीड़े पड़े हैं, मछली के पेट में रहना पड़ा है, ऐसे नहीं है साहब। तो मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि संजय सिंह जैसे लोग आज इस जालिम हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। और मैं एक चीज अपनी कौम से कह दूं, हमारे सिख समाज के भाई बैठे हुए, बारी बारी से सबका नंबर है।
बारी बारी से सबका नंबर है। होता क्या है, जब संजय सिंह जी के ऊपर जुल्म जाती होती है तो हम देखते हैं कि हमें क्या लेना देना है, लेकिन जब हमारे ऊपर जरा सी बात पड़ी तो संजय सिंह जी हर जगह खड़े होते हैं। हमारा क्या काम है भाई? हम कुछ नहीं कर सकते, लाठी लेके, डंडा लेके, बंदूक लेके जाने का सवाल ही नहीं है। जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और कई जगह तो क्या होता है कि जब सरदार सिख समाज का लोग ठुकते हैं तो हम मुसलमान झांक के देखते हैं, हमें लेना देना क्या, सरदार ठुक रहे हैं। और हम मुसलमान जब ठोके जाते हैं, चाहे मार लीचिंग चाहे जिसके नाम से, तो हमारे हिंदू भाई दीगर लोग सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना, भाई ठुक रहे हैं ठुकने दो। तो मुझे एक बात और याद आ गई, एक पैगाम है। ये जो ठुकते हैं तो हम लोग पर्दे से झांकते हैं, और पर्दे को आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, उर्दू में चिलमन कहते हैं कि कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांकू, वगैरह वगैरह। इस बात पे मुझे याद आ गई अदीब साहब के उस पे कि इनका सोचना क्या है, इनका मानना क्या है, इनका जहन क्या है, इनका जिस्म क्या है। वो ये है मेरे हिसाब से कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके। किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सारे जमाने की बात है। और मैं जिंदगी भर आपका बेटा बन के रहना चाहता हूँ। मुझे अपना बेटा बना के रखिए। मैं सियासत में हूँ, सियासी नहीं हूँ, क्योंकि मिलिट्री वाला हूँ। मिलिट्री वाले आज की सियासत में घुल नहीं पाते हैं, वर्कर बन सकते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और IMCR के जो भी ओहदेदार हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई बैठे हैं, संजय सिंह जी, MP साहब, मुहिबुल्ला साहब, हमारे भतीजे, क्योंकि आपके दादा जो है मेरे चचा थे तो मैं आपका चचा हो गया। तो आपसे मुलाकात भी उन्हीं के साथ हुई है, और मेरी गरीब खाने पे बैठ करके बात हुई है। हमारे बीच में ये निजामत कर रहे हैं जनाब आजम साहब, सबका नाम लूंगा तो बड़ा वक्त लग जाएगा, सभी दीगर मौजूद हजरात। अभी एक बात आई कलेक्टर की। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कलेक्टर या DM क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। अटेंशन तो अटेंशन, अगर खुजली लगी तो जब तक हमने रिलैक्स नहीं कहा, शासन में बैठ करके बात कर रहा हूं, अगर हमने यूपी स्टेट की बात कर रहा हूं, आप लोग सेंट्रल के हैं, वो सेंट्रल के IAS सेंट्रल के होते हैं, मैं उसकी और ऊपर हो गया। अगर हमने कहा अटेंशन और रिलैक्स नहीं कहा, खुजली लगी, और अगर खुजा लिया तो DM साहब, कलेक्टर साहब, आप सस्पेंड। ये नौबत होती है DM साहब की, कलेक्टर साहब की, और उनके हाथ में दे रहे हैं। मैं तो जब से मैंने होश संभाला, अदीब साहब जिस सोच में लिया हमने आईना बना डाला। मैं बहुत गुनहगार हूँ, सियासत में के सियासी नहीं हूँ, मेरठ में पढ़ा लिखा हूँ, रहने वाला बांदा जिले का हूँ, यही मिलिट्री में नौकरी की। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अदीब साहब के बेटा बन के जिंदगी भर रहूँगा। अदीब साहब आपका, आपकी इस तंजीम का, और हमारे जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जहाँ चाहे वहाँ आजमा लीजिएगा, जिस लायक हूँ इंशाअल्लाह हाजिर हूँ। खुदा हाफिज। जियाउर रहमान बट साहब जो अभी यहाँ पे बोल रहे थे, JDU के हमारे MLC साहब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मीडिया वाले मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा साहब अमित शाह ने एक बयान दिया है, पहले इस पे बोल के जाइए। तो हमने कहा भाई मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, पहले नहीं बोले इस पे बोल के जाइए। बोले ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान समर्थकों के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया। तो मैंने कहा भाई अमित शाह की याददाश्त बहुत कमजोर है, उनको इसके लिए कुछ दवाई लेनी चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला अटल जी के साथ मंत्री रहे हैं केंद्र के साथ। पाबंदी तो है नहीं, क्या वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाएं नहीं है?
मैं तो दिल्ली के बारे में जानता हूं, दिल्ली में है मुस्लिम महिला। तीसरा, कंपल्सरी भी है। तीसरा, कुछ व्हाट्सएप के ऊपर प्रचार फैलाया जा रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर झूठे प्रचार किए जा रहे हैं। कह रहे साहब इतनी जगह है वक्फ बोर्ड के पास जितनी किसी देश का क्षेत्रफल है। कहीं नेपाल का नाम ले रहे हैं, कहीं मालदीव का नाम ले रहे हैं, कहीं कह रहे दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना कि ये वक्फ बोर्ड के पास जगह है। अरे तो भैया 144 करोड़ लोगों का देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। उनकी संपत्ति ज्यादा है तो आपको क्या समस्या है? उनके पास अगर संपत्ति ज्यादा है और उनके पुरखों ने दान किया है तो इसमें आपको क्या समस्या है? और आप ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक नहीं अनेक, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाऊं, कितने सारे मामले हैं। आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इनसे हिसाब मांगिए। अगर आप कह रहे हैं कि एक देश के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है तो आप ये बताइए कि कितने देशों के पूरे देश के बजट से ज्यादा आपने अपने दोस्तों का कर्जा माफ किया है? निकाल के दिखाइए आप। है भारतीय जनता पार्टी का और उसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसका। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी ऐसा कोई बिल आता है, हमारी सरकार क्या कहती है? मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए हम 3 तलाक का कानून लेके आ रहे हैं। अभी मैंने सुना हमारे कानून मंत्री जी को लोकसभा में जब इस पे बोल रहे थे, वो बोले कि मुस्लिम समाज के हित के लिए, उनके भले के लिए हम ये कानून वक्फ बिल का हम लेके आ रहे हैं, मुस्लिम समाज का हमें भला करना है। तो मैं अपने आप में सोच रहा था और मैंने भाजपाइयों को कहा, मैंने कहा भैया तू कौन, मैं खामखा तुमको किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा हो कि भाई मेरा भला करो, बहुत अत्याचार हो रहा है, इस वक्त बिल को बदलो, संशोधन करो तुरंत, नहीं तो हम लुट जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। किसी एक आदमी ने कहा हो तो आप बताओ। कहते साहब देश भर से राय मांगी गई। हमने कहा वो राय दिखा दीजिए कहां है। किस वक्फ बोर्ड ने राय दी कि ये संशोधन होना चाहिए जो आप लेके आए हैं? किस मुस्लिम संस्था ने राय दी कि ये संशोधन होना चाहिए कि आप जो लेके आए हैं? उसका जवाब सरकार के पास है। 2-3 बहुत मजाकिया बातें हमारे कानून जाएगी, मैं वो नहीं कर सका। शायद डॉक्टर साहब वही ये चीज देखना चाहते थे। भाई मैं आपसे कहता हूं, मेरे लिए सबसे पहले और हम सब के लिए, आप जब कहें, पार्टी की तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है। अखिलेश यादव जी ने पूरे तौर पर कभी आज तक मुझे पार्टी की एज ए कैंडिडेट मुझे वो मुखातिब ही नहीं किया। कहते हैं कि आप जो भी मुसलमानों के ताल्लुक से फैसला हो लीजिए, हम आपके साथ है और पार्टी आपके साथ है, इसलिए जिया भाई भी आए। और वही जज्बा मैंने संजय सिंह जी के अंदर देखा। आप हजरात तय करिए आइंदा मीटिंग में हमें शिरकत करनी है या नहीं करनी है, हम तैयार हैं इसके लिए। और आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में जाना है या नहीं जाना है, या इंडिया गेट पर हमें सर कटाने हैं, उसका फैसला करिए, हम तैयार हैं। हम शहादत के लिए तैयार हैं। हर सितम हमने ये सोचकर सहा कि शायद ये आखिरी सितम होगा, लेकिन तब तक अपनी गैरतों से खिलवाड़ करते रहेंगे। हमने सितम सहे कि हम तक हो रहे थे, लेकिन बात इस्लाम की है, बात मस्जिद अक्सा की है। हर मस्जिद अक्सा है, उसको बचाने के लिए आखिरी खून के कतरे तक। और मैं मुबारकबाद देता हूँ बिरादराने वतन को, अहले वतन को, वो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ तैयार करेंगे। आप बुलाइए, सिख कम्युनिटी के लोगों को बुलाइए, क्रिश्चियनिटी के लोगों को बुलाइए, सब लोग आपके साथ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सारा हिंदुस्तान आपके साथ है। इन चंद शरपसंद अनासिर के बरगलाए मत आइए, मुल्क एक इंकलाब की दहलीज पर खड़ा है। मेरी प्यारी माएं और बहनें, कहा गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार
क्योंकि जब भी कभी वो कोई बिल लेकर के आती है और उसमें उसके बाद में जब उसको उस बिल के ऊपर जब मुखालफत होती है तो बहुत अच्छे अंदाज में इस बात को कहती है कि ये बिल हम उनकी हमदर्दी में लेके आए हैं। मैंने कहा था वाकई में अगर उनके दिल के अंदर ये कौम के लिए हमदर्दी थी, अगर वो सबका साथ सबका विकास का उनका नारा सच्चा था, अगर वो वाकई चाहते थे इस वक्फ बोर्ड के अंदर हम क्या तरमीम करें जिससे कि हमारे समाज के लोगों को फ़ायदा पहुंचे, तो वो हमारे कौम के ज़िम्मेदार लोग, मतलब मैं खुद नहीं, जो हमारे कौम के सरमाया, हमारे सरपरस्त, हमारे ज़िम्मेदार, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे अलग अलग मजलिस हो, कोई भी किसी उससे उनके लोगों को लेते हैं और उसमें मशवरा करते कि इस बिल के अंदर हम क्या अमेंडमेंट करें जिससे कि आपके वोट में और आपके लोगों को फ़ायदा पहुंचे। यकीनन उनकी नीयत साफ नहीं थी,